नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलेरी भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेकर आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम प्रश्न उत्तरी जो है वो प्रारंभ करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है, पहला गंग नहर, दूसरा सीकरी नहर, तीसरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चौथी कृष्णा गोदावरी नहर परियोजना। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा गंग नहर। गंग नहर जो है वो बीकानेर के महाराजा सवाई गंगा सिंह द्वारा जो है ये नहर बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1927 में इस नहर की व्यवस्था की गई थी। और ये जो नहर है ये पंजाब में फिरोजपुर में स्थान है हुसैनीवाला से ये जो नहर है वो निकल। राजस्थान की सबसे पहली जो नहर व्यवस्था है वो गंग नहर है। और ये नहर जो है वो हनुमानगढ़ व गंगानगर को सिंचाई की सुविधा क्या करती है? उपलब्ध करवाती है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे विस्तृत नहर परियोजना में क्या की जाती है? शामिल की जाती है। और ये नहर जो है वो पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवन रेखा के रूप में क्या की जाती है? चिन्हित की जाती है। यानी पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने में सबसे महत्वपूर्ण जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, जिससे पहले राजस्थान कैनाल के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता था। तो राजस्थान कैनाल, जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, ये राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर तक जो है ये नहर क्या है? विस्तृत मानी जाती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है टिहरी बांध। उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। यानी टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। तो कौन सी नदी पे किया जाता है? भागीरथी नदी, रामगंगा, अलकनंदा और भिलांगना नदी पर। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? भागीरथी नदी पर। यानी कहने का अर्थ ये है, भागीरथी नदी पर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है, या हम कहते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई में महत्वपूर्ण जो बांध है वो टिहरी बांध का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया। इससे पहले जो था वो भारत में भाखड़ा जो बांध था वो सबसे ऊंचा बांध क्या किया जाता है? माना जाता है। हम कहते हैं भागीरथी और भिलांगना जो है इनके दोनों के ऊपर जो है संगम से थोड़ा सा आगे जो है ये टिहरी जो बांध है वो क्या क्या निर्माण किया गया। कहां पे है? तो राज्य की बात करें, उत्तराखंड में जो है वो भिलांगना वो भागीरथी नदी के संगम पे आगे जो है वो टिहरी बांध का क्या किया गया? निर्माण किया गया। दूसरा हम कहते हैं भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाखड़ा बांध है, जो कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे ऊंचा या एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बांध है वो कौन सा? टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर क्या है? अगर भागीरथी नदी ऑप्शन में नहीं हो तो हमें उत्तर जो करना है वो कौन सा करना है? गंगा नदी करना है। यानी पहला प्राथमिकता भागीरथी को देना है और दूसरी प्राथमिकता जो वो गंगा नदी को देना। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। अकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडार के लिए, हीरे की खानों के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। और इसका सही उत्तर जो है वो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के भंडारों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर जो है ये कहां पे है? गुजरात में है। और गुजरात के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार, और गुजरात में भी स्थान पूछे तो हम कहते हैं अरब सागर में। और बात करते हैं कि भारत में बॉम्बे हाई जो है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्या माना जाता है? क्षेत्र माना जाता है। भारत का लगभग 40% जो है, भारत का 40% जो है वो पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा? बॉम्बे हाई है। तो अकलेश्वर जो है वो प्रसिद्ध कहाँ का है? गुजरात का, अरब सागर में। और एक याद रखना है कि इसके अलावा, अकलेश्वर के अलावा जो है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडारक जो स्थान है वो कौन सा है? तो उत्पादन में हम बात करते हैं बॉम्बे हाई। और बशीन क्षेत्र जो है ये बशीन क्षेत्र गुजरात के पास है, जो पेट्रोलियम के भंडारों के रूप में क्या है? प्रसिद्ध माना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की तटरेखा है
और हमारे सामने ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें तो भारत की मुख्य तटभूमि की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर लंबी है, यानी समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और इसमें पहले नंबर पर है गुजरात, यानी हम क्रम बता रहे हैं। दूसरे पर यहाँ पे दमन एवं दीव है, दमन दीव। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक तो दमन एवं दीव है, एक यहाँ पे है माहे, केरला में माहे। तमिलनाडु में 2 हैं, एक है कराईकल, एक जो है वो पांडुचेरी, और आंध्र में एक है यमन। तो हम कहते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर तटीय सीमा बनाते हैं, 6100। और सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है, पहले नंबर पर हम कहते हैं गुजरात, क्योंकि गुजरात की जो तटीय सीमा वो कटी फटी है। दूसरे नंबर पर मुख्य भूमि की बात करें, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे पर है महाराष्ट्र। ये सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रखते हैं, यानी कहने का अवरोही क्रम। और सबसे कम की बात करेंगे तो गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो हम बात करते हैं एक तो दमन एवं दीव है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो 6100 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? और हमारे सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका अभी हमने बात की है कि भारत का सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रखने वाला जो राज्य है गुजरात। अब यहाँ पे हमने कहा था कि अगर इस तटीय सीमा की लंबाई 7516.7 किलोमीटर मान ली जाए, यानी 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर मान ली जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पहले नंबर पर अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो गुजरात ही आएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो है वो आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर गुजरात आएगा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये जो है ये हमें क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? और इन पठारों में बात करते हैं, पहला है मालवा का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, तीसरा दक्कन का पठार, चौथा है प्रायद्वीप का पठार। और अगर हम सही प्रश्न की बात करें तो कौन सा पठार आएगा? मालवा का पठार आएगा। यानी अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो है वो कौन सा पठार है? तो हम कहते हैं ये जो है विंध्याचल है और ये अरावली है, और इनके मध्य जो पठार है इसे बोलते हैं मालवा का पठार। और मालवा का पठार अग्रिम विस्तारित रूप जो है इसे राजस्थान में कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और हमें याद रखना है कि हाड़ौती का पठार जो है यानी दक्षिणी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिसे हाड़ौती का पठार,
और यह हम कहते हैं विंध्यन कगार। क्या कहते हैं? विंध्यन कगार। तो विंध्यन कगार जो है वो बलुआ पत्थर का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस मालवा के पठार का, हाड़ौती के पठार का जो उद्गार हुआ है वो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ। यानी ज्वालामुखी या तो केंद्रीय उद्भेदन एक नली के माध्यम से हो तो केंद्रीय उद्भेदन, और अगर उसका विस्तार एक लंबी चौड़ी श्रृंखला यानी दरार के माध्यम से हो तो हम बोलते हैं दरारीय उद्भेदन से हुआ है। नेक्स्ट, अगर प्रश्न की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है वो कौन सी है? और इसमें सेडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट दियावोलो, माउंट कोयले, और सही जो है वो होगी सेडल पीक है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है? सेडल पीक है। और एक बात याद रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये हिमालय के डूबे हुए हिस्से माने जाते हैं। और हम कहते हैं कि जैसे ही प्रायद्वीपीय पठारी भाग ने अंगारा लैंड में टक्कर मारी, और टक्कर मारते ही जो सबसे पहले जो चीज निकली वो कौन सी निकली? तो हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सामने हिमालय और एक तरफ अक्षसंज्ञ जो मोड़ है, उस अक्षसंज्ञ मोड़ के जो डूबे हुए हिस्से उसे अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी पूछे तो सेडल पीक। अगर दक्षिणी अंडमान निकोबार में हम बात करते हैं, मुख्य रूप से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चोटी है माउंट थुलियर है। कौन सी है? माउंट थुलियर। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं बेरन ज्वालामुखी जो है वो क्या है? अवस्थित है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय के डूबे हुए हिस्से माने जाते हैं, और यही अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे भारत का जो है वो ज्वालामुखी अवस्थित है। एक का नाम है बेरन, दूसरे का नाम है नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम। तो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो तो सुषुप्त प्रकार का माना जाता है, और हम कहते हैं बेरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट टाइम प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेंगून नहीं है? और हम कहते हैं अष्टमुंडी, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील। तो अगर हम बात करें इसका सही ऑप्शन जो होगा वो तो होगा पेरियार झील। यानी पेरियार झील जो है वो पेरियार नदी पर जो है वो कृत्रिम रूप से क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। तो पेरियार झील जो है ये तो किसकी उदाहरण है? तो हम कहते हैं ये तो जो है वो झील है। दूसरी हम कहते हैं कि लेंगून झील, तो समुद्र का खारा पानी जो है उस खारे पानी से निर्मित जो झील है उसे क्या कहा जाता है? लेंगून झील कहा जाता है। तो अष्टमुंडी जो है वो कहाँ पे है? केरल में है। केरल में जो लेंगून है इसे क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। दूसरा पुलिकट झील और चिल्का झील। पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश। और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। और पेरियार झील पेरियार नदी पर कौन से राज्य में? केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में अवस्थित है। केरल राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो झीलों में एक है अष्टमुंडी। देखो सबसे बड़ी केरल की बात करेंगे तो वेमनाड झील। वेमनाड झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी लेंगून झील मानी जाती है। अगर भारत की सबसे बड़ी लेंगून झील है तो चिल्का है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर वेमनाड है। दोनों ही झीलें वेमनाड और चिल्का जो है वो रामसर साइट का जो दर्जा है वो क्या किया हुआ है? प्राप्त किया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो पेरियार नदी पर पेरियार झील है। और अगर हम बात करें समुद्र का खारा पानी लेंगून, अगर लेंगून को केरल जो है जहाँ पे भारत की सर्वाधिक लेंगून झीलें पाई जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लेंगून झीलों को कयाल के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे हमें याद रखना कि हाँ, आमने सामने जो दे रखा है, एक तरफ जो है वो संयंत्र दे रखा है और दूसरी तरफ जो है वो प्रमुख राज्य दे रखे। तो हम बात करते हैं भिलाई, यानी भिलाई जो है वो द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखो भिलाई जो है वो विदेशों के संयोग से जो है वो संयंत्र स्थापित किए गए थे भारत में। यानी जैसे भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया था, उसके बाद में जो अंग्रेज थे वो अपने देश चले गए, लेकिन भारत जो था वो स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित नहीं हुई थी। तो भारत में औद्योगिक क्रिया को विकसित करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, तो इसलिए हमने औद्योगिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेशों के सहयोग से उद्योग स्थापित किए। तो हम बात करते हैं भाई भिलाई जो है वो भारत का महत्वपूर्ण लोहा इस्पात संयंत्र है, वो किस राज्य में है? तो भिलाई जो है, देखो अगर हम बात करें दुर्गापुरा जो है वो तो कहाँ पे है? दुर्गापुरा तो है पश्चिम बंगाल में। भिलाई जो संयंत्र है वो कहाँ पे है? तो भिलाई जो संयंत्र है वो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। भिलाई जो है जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। और भिलाई जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं हो तो हमें करना छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला जो है वो कहाँ पे? उड़ीसा में है। भिलाई जो है वो रूस के या सोवियत रूस के संयोग से क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। दुर्गापुरा है ये ब्रिटेन के संयोग से स्थापित किया गया था। जमशेदपुर ये भारत का महत्वपूर्ण जो है वो लोहा इस्पात संयंत्र है। और हम कहते हैं राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में किस देश के संयोग से स्थापित किया गया था? तो हम कहते नेक्स्ट प्रश्न, भारत की तटरेखा है और हमारे सामने ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें तो भारत की मुख्य तटभूमि की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर लंबी है। यानी समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और इसमें पहले नंबर पर है गुजरात, यानी हम क्रम बता रहे हैं। दूसरे पर यहाँ पे दमन एवं दीव है, दमन दीव। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दमन एवं दीव है, एक यहाँ पे है माहे, केरला में माहे। तमिलनाडु में 2 हैं, एक है कराईकल, एक जो है वो पांडुचेरी, और आंध्र में एक है यमन। तो हम कहते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर तटीय सीमा बनाते हैं, 6100। और सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है, पहले नंबर पर हम कहते हैं गुजरात, क्योंकि गुजरात की जो तटीय सीमा वो कटी फटी है। दूसरे नंबर पर मुख्य भूमि की बात करें, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे पर है महाराष्ट्र। ये सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रखते हैं, यानी कहने का था अवरोही क्रम। और सबसे कम की बात करेंगे तो गोवा,
और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो हम बात करते हैं, एक तो दमन एवं दीव है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो 6100 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? और हमारे सामने ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका अभी हमने बात की है कि भारत का सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा रखने वाला जो राज्य है गुजरात। अब यहाँ पे हमने कहा था कि अगर इस तटीय सीमा की लंबाई 7516.7 किलोमीटर मान ली जाए, यानी 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर मान ली जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पहले नंबर पर अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो गुजरात ही आएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो है वो आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर गुजरात आएगा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये जो है ये हमें क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? और इन पठारों में बात करते हैं, पहला है मालवा का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है दक्कन का पठार, चौथा है प्रायद्वीप का पठार। और अगर हम सही प्रश्न की बात करें तो कौन सा पठार आएगा? मालवा का पठार आएगा। यानी अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो है वो कौन सा पठार है? तो हम कहते हैं ये जो है विंध्याचल है और ये अरावली है, और इनके मध्य जो पठार है इसे बोलते हैं मालवा का पठार। और मालवा का पठार अग्रिम विस्तारित रूप जो है इसे राजस्थान में कहते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और हमें याद रखना है कि हाड़ौती का पठार जो है यानी दक्षिणी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जिसे हाड़ौती का पठार, और यह हम कहते हैं विंध्यन का गार। क्या कहते हैं? विंध्यन का गार। तो विंध्यन का गार जो है वो बलुआ पत्थर का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो मुख्य रूप से हमें ये याद रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस मालवा के पठार का, हाड़ौती के पठार का जो उद्गार हुआ है वो ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ। यानी ज्वालामुखी या तो केंद्रीय उद्भेदन, एक नली के माध्यम से हो तो केंद्रीय उद्भेदन, और अगर उसका विस्तार एक लंबी चौड़ी श्रृंखला यानी दरार के माध्यम से हो तो हम बोलते हैं दरारीय उद्भेदन से हुआ है। नेक्स्ट, अगर प्रश्न की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है वो कौन सी है? और इसमें सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट दियावोलो, माउंट कोयले, और सही जो है वो होगी सैडल पीक है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है? सैडल पीक है। और एक बात याद रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये हिमालय के डूबे हुए हिस्से माने जाते हैं। और हम कहते हैं कि जैसे ही प्रायद्वीपीय पठारी भाग ने अंगारा लैंड में टक्कर मारी, और टक्कर मारते ही जो सबसे पहले जो चीज निकली वो कौन सी निकली? तो हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सामने हिमालय और एक तरफ अक्षसंज्ञ जो मोड़ है, उस अक्षसंज्ञ मोड़ के जो डूबे हुए हिस्से उसे अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी पूछे तो सैडल पीक। अगर दक्षिणी अंडमान निकोबार में हम बात करते हैं, मुख्य रूप से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चोटी है माउंट थुलियर है। कौन सी है? माउंट थुलियर। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं बेरन ज्वालामुखी जो है वो क्या है? अवस्थित है।
यानी कहने का अर्थ ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय के डूबे हुए हिस्से माने जाते हैं, और यही अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे भारत का जो है वो ज्वालामुखी अवस्थित है। एक का नाम है बेरन, दूसरे का नाम है नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम। तो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो तो सुषुप्त प्रकार का माना जाता है, और हम कहते हैं बेरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट टाइम प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेंगुन नहीं है? और हम कहते हैं अष्टमुंडी, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील। तो अगर हम बात करें इसका सही ऑप्शन जो होगा वो तो होगा पेरियार झील। यानी पेरियार झील जो है वो पेरियार नदी पर जो है वो कृत्रिम रूप से क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। तो पेरियार झील जो है ये तो किसकी उदाहरण है? तो हम कहते हैं ये तो जो है वो झील है। दूसरी हम कहते हैं कि लेंगुन झील, तो समुद्र का खारा पानी जो है उस खारे पानी से निर्मित जो झील है उसे क्या कहा जाता है? लेंगुन झील कहा जाता है। तो अष्टमुंडी जो है वो कहाँ पे है? केरल में है। केरल में जो लेंगुन है इसे क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। दूसरा पुलिकट झील और चिल्का झील। पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश। और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। और पेरियार झील पेरियार नदी पर कौन से राज्य में? केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में अवस्थित है। केरल राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो झीलों में एक है अष्टमुंडी। देखो सबसे बड़ी केरल की बात करेंगे तो वेमनाड झील। वेमनाड झील जो है वो केरल की सबसे बड़ी लेंगुन झील मानी जाती है। अगर भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील है तो चिल्का है उड़ीसा में, दूसरे नंबर पर वेमनाड है। दोनों ही झीलें वेमनाड और चिल्का जो है वो रामसर साइट का जो दर्जा है वो क्या किया हुआ है? प्राप्त किया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो पेरियार नदी पर पेरियार झील है।